देखिए बेसिक फाइनल में हमने पढ़ लिया अब सीएफटी। अब सीएफटी के सारा चीज़ होने के बाद एक पॉइंट है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग, जो हम सिद्धांत पढ़े हैं उनके एप्लीकेशन क्या है, इसको हमको ध्यान में देना है। जरा ध्यान देंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग। इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग में पहला जो पॉइंट है, कई सारे एप्लीकेशन हैं, उनमें मैं से पहला बात कर रहा हूँ। पहला क्या, संकुल के स्थायित्व की गणना। संकुल का स्थायित्व, ठीक है, संकुल का स्थायित्व या इसको बोल सकता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ये आ रहा है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा डील नहीं करूँगा क्योंकि आप इसको थोड़ा सा डील कर चुके हैं कि ये प्रोपोर्शन होता है किसके, सीएफएसी के। सीएफएसी ज़्यादा और तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, और सीएफएसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी आप जान चुके हैं। कहने का मतलब सीएफएसी किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होता है वो भी आपको पता है। सेकेंड एप्लीकेशन को थोड़ा डील करता हूँ कि संक्रमण धातु संकुल के रंग का एक विवरण या व्याख्या, रंग की व्याख्या, संकुल के रंग की व्याख्या। संकुल के रंग की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये याद रखिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब संकुल के स्थायित्व के बारे में बात कर लिए, संकुल के अब रंग के बारे में बात करते हैं। ध्यान दें, वीबीटी थ्योरी हमको क्या बोलता है, जिसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है वो रंगीन है, जिसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रंगहीन है, और वो सीधा सीधा बोलता है D0 और D10 को छोड़कर बाकी सब रंगीन है बोल दिया था। ये कौन बोला था, वीबीटी बोला था। क्या बोला भाई, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रंगीन है। वो कॉन्सेप्ट ठीक है, बहुत हद तक ठीक है। वो कैसे, क्या बोला था देखना, यहाँ से समझना। अकॉर्डिंग टू वीबीटी ने हमको क्या समझाया था, है ना। वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि D0 और D10 ये दोनों रंगहीन हैं, इसका कोई कलर नहीं मिलता। D1 से लेके D9 को उसने रंगीन बोल दिया था, कलरफुल। रंगीन है, कलरफुल है, ऐसा बोला था। और ये ऊपर वाले को क्या बोला भाई, कलरलेस। ये कलरलेस है, ठीक है, रंगीन है। तो ये वीबीटी ने बोला था, कारण कुछ नहीं बता पाया था। कारण क्यों, अनएक्सप्लेनेशन, ये या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अब यहाँ पर देखो, सेफ्टी बोलता है, सेफ्टी इसके कारण को समझाता है। सेफ्टी डील करता है कारण, कारण को डील करता है। कारण क्या है, इसका रीजन फॉर कलर, रंग का कारण। इसने बोला डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन, है ना, डीडी संक्रमण या डीडी ट्रांजिशन इज द मेजर रीजन। मुख्य कारण क्या है, डीडी संक्रमण है। जैसे सपोज करो हम अष्टफलक ले लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल ले लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या है, ऑक्टाहेड्रल में आप जानते हो डी जो इन्वायरमेंट है ऑक्टाहेड्रल में, वो एक T2G में टूटता है और एक EG में ऊपर। तो जब T2G और EG में टूट जाता है तो समझिए इलेक्ट्रॉन एक भी यहाँ पर हो और यहाँ 4 में से एक भी जगह खाली हो तो इलेक्ट्रॉन जंपिंग यहाँ से यहाँ करता है। और इसके लिए क्या करता है, वो एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करता है। एनर्जी मतलब H मतलब प्लांक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोटॉन की ऊर्जा। तो इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ संक्रमित होता है, उसी को बोल रहे हैं ये भी डी ऑर्बिटल का हिस्सा है, ये भी डी ऑर्बिटल का हिस्सा है। इसका मतलब डीडी ट्रांजिशन या डीडी संक्रमण होता है, और यही इसका मुख्य कारण है। इसीलिए बोलते हैं D1 और D9 वाला रंगीन होगा और D0 में है ही नहीं, तो जंपिंग कहाँ से, D10 में पूरा भरा हुआ है, जगह ही खाली नहीं है ऊपर भी, है ना। तो
समझे? D0 में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि नीचे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। D10 में क्यों नहीं हो पाया? नीचे तो है लेकिन ऊपर जगह खाली नहीं है, इसलिए नहीं हो पाया। और बाकी D1 से D9 में कहीं ना कहीं यहाँ 6 जगह में से एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ 4 जगह में से एक जगह खाली होना चाहिए। किस जगह की बात करो? इलेक्ट्रॉन की जगह। दो इलेक्ट्रॉन आता है एक बॉक्स में। हाँ, तो ये जो ऊर्जा का यहाँ पर अवशोषण हुआ और इलेक्ट्रॉन का जंपिंग हुई, ये जंपिंग हमको संक्रमण का केस दिखाता है और यही संक्रमण डी संक्रमण कहलाता है, जो D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉम्प्लेक्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इसका कारण है। अच्छा, कलर के लॉजिक को या कलर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं और समझाऊं तो देखिएगा। कलर के लॉजिक को समझाने के लिए इसी के नीचे का हिस्सा है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ VIBGYOR, ऐसा विब्ग्योर बोलते हैं जिसको। ये विजिबल लाइट में 7 कलर है। इनको इन दोनों का एक साथ में पर्पल कलर बोल देता हूँ एक साथ, ठीक है? पेयर बनाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ और इनका पेयर बनाइए। ये देखिए, इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ध्यान देना, कलर के लॉजिक को समझा रहा हूँ कैसे होता है। तो कोई भी जो कलर विजिबल लाइट है वो हमेशा एक पेयर में रहता है। ये पेयर कौन होता है? पेयर को इसको कॉम्प्लीमेंट्री लाइट बोलते हैं। और पेयर का क्या मतलब जरा देखिए। रेड, अगर ये रेड समझ गए ना, वीबीआर भी कौन? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये रेड अगर अवशोषित होता है तो ग्रीन उत्सर्जित होता है। किसी भी पदार्थ में रेड अगर अवशोषित होगा तो ग्रीन उत्सर्जित होगा, ग्रीन अगर अवशोषित होगा तो रेड उत्सर्जित होगा। और कलर हमको कौन सा दिखेगा? जो उत्सर्जित होगा। जैसे ये पदार्थ है, यहाँ मान लो ये कोई दूसरे टाइप का कलरफुल कोई पदार्थ है, ऐसा कोई पदार्थ है जो रेड कलर का है ना, ये रेड है मान लो। तो ये लाइट कौन? लाइट हमको यहाँ से ग्रीन देना पड़ेगा, ग्रीन को अवशोषित करेगा और ये दिखेगा कैसे? रेड, है ना। अगर ये पदार्थ रेड दिखा है इसका मतलब रेड को क्या किया? बाहर किया। आ रहा है समझ में? और बिल्कुल उसी तरह अगर ब्लू को ऑब्जॉर्व करेगा तो ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज को ऑब्जॉर्व करेगा तो ब्लू दिखेगा। जो ऑब्जॉर्व होता है वो नहीं दिखता, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखता है। पूरक रंग बोल सकते हो आप, पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो इसका मतलब कलर का लॉजिक ऐसे ही सॉल्व होता है। अगर कोई बोलता है, देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, कोई बोलता है एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, नीला थोथा भी बोलते हैं हिंदी में, है ना, ब्लू विट्रियॉल। तो ये कॉपर सल्फेट एक्चुअल में कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। हमको कैसा दिखता है? ब्लू कलर, नीले रंग का। तो ये इसका अंदर की बात क्या होगी? ये ऑब्जॉर्व किसको किया? ये ब्लू दिखाई दे रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ऑरेंज। तो ये किसको ऑब्जॉर्व किया? एब्जॉर्ब ऑरेंज, ये ऑरेंज को ऑब्जॉर्व किया, है ना। ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जॉर्व किया ऑरेंज कलर को, और ऑरेंज कलर को ऑब्जॉर्व करके हमको ब्लू करके दिया रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? हाँ, तो ये ऐसे रंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझा जाता है। अभी भी इसकी भी कुछ कमी है, कुछ रंगों को नहीं बता पाया। जैसे इसकी जो लिमिटेशन है, देखो इस पॉइंट का लिमिटेशन में ध्यान देना, लिमिटेशन इसी पॉइंट का अभी ओवरऑल सेफ्टी का लिमिटेशन बाद में देखेंगे। इसी पॉइंट का लिमिटेशन देखो KMnO4, अब बहुत अच्छे जानते हो पर्पल कलर का होता है। KMnO4 का कलर क्या होता है? पर्पल कलर, ये पर्पल कलर का होता है। लेकिन आप देखना इस KMnO4 को आप खुद कर लेना, उसको K+ निकाल देना और MnO4 सिंगल नेगेटिव लिख लेगा, और यहाँ से इसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आता है +7, और मैंगनीज +7 अगर आप निकालोगे ना तो D0 कॉन्फ़िगरेशन आता है। D0 कॉन्फ़िगरेशन VBT के हिसाब से भी रंगहीन होना चाहिए, सेफ्टी के हिसाब से भी रंगहीन होना चाहिए, बट ये कलरफुल होता है, सबने देखा है इसको। अब ये ना तो VBT एक्सप्लेन कर पाता है ना CFT, इसके लिए बाद में हायर क्लासेस में आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कॉम्प्लेक्स का, उसमें ये सब बताते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी भी कमी है, ऐसा नहीं है ये यूनिवर्सल है। क्लियर? तो रंग का कॉन्सेप्ट का रीजन बता दिया, DD संक्रमण। DD संक्रमण पूछे जाने वाला चीज है। DD संक्रमण का बाद में डिटेल स्टडी होगा यूनिट नंबर 2 में, तो अभी फिलहाल इतना समझ के रखें। चलिए दूसरे में, ध्यान दें, संकुल के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मैंने तीसरा एप्लीकेशन के तौर पे उठाया है। तीसरा एप्लीकेशन में संकुल के चुंबकीय गुण को ध्यान रखें,
ये सेकेंड ईयर में भी बहुत अच्छे से मैग्नीशियम के टॉपिक में पढ़ाया गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पर अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं। देखिए चुंबकीय गुण को अगर मैं संकुल खासकर तो डी ब्लॉक तत्वों पे ज़्यादा चलेंगे, है ना, डी ब्लॉक तत्वों पे ज़्यादा हम चलेंगे। तो डी ब्लॉक तत्वों में डी ब्लॉक तत्वों की ही बात कर रहा हूँ। संक्रमण धातु संकुल, संक्रमण धातु संकुल, तो संक्रमण धातु संकुल बोलूँ या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बोलूँ, इनके हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जब हम लोग बात करते हैं तो समझेंगे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट के 3 फॉर्मूला बन सकते हैं। पहला, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से दिखाएंगे, म्यू इक्वल्स टू √4s+1 एक होता है। इसी को शॉर्ट में दूसरा तरह से क्या लिखते हैं, n+2, और सबका यूनिट क्या होता है, मोल मैग्नेटॉन। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, स्पिन ओनली फॉर्मूला बोला जाता है। क्या फॉर्मूला भाई, स्पिन ओनली फॉर्मूला। इसको स्पिन ओनली फॉर्मूला कहा जाता है, जहाँ केवल और केवल स्पिन मोशन ही इंपॉर्टेंट होता है। एक दूसरा होता है जहाँ पर, यहाँ मैं बोलूँगा ये कब का केस है, जब केवल चक्रण सूत्र बोलते हैं। केवल चक्रण मतलब केवल स्पिन का केस लिया जाता है। जब इसके ऑर्बिटल में क्या मोशन हो रहा है, ऐसा क्या मोशन हो रहा है, उस मोशन का रोल मैग्नेटिक मोमेंट ना हो, तब ऐसे केस लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखना कि स्पिन प्लस ऑर्बिटल, जब चुंबकीय मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण में चक्रण के साथ साथ कक्षक का भी योगदान हो, चक्रण के साथ साथ कक्षक का भी योगदान हो, तो हम उसको बोलते हैं स्पिन और ऑर्बिटल। तो इस समय देखना, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसे निकाला जाता है, √, ध्यान दें, √L+1, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। √L+1 ये क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, हाँ। और दूसरा प्लस करके क्या, 4s+1 स्पिन ओनली फॉर्मूला, दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए ऐसे। ठीक है, अब डी ब्लॉक में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ मोस्टली अब इन दोनों में जहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है उसको हमको अब इन दोनों में अंतर करना है। हमारा इन दोनों से केस हो जाएगा। जल्दी यहाँ पर जहाँ एलएस कपलिंग इंपॉर्टेंट होता है, एलएस कपलिंग इफेक्टिव होता है, जहाँ व्हेन इफ एलएस कपलिंग इफेक्टिव, तो इसी फॉर्मूला का बदल के रूप क्या हो जाता है, म्यू इक्वल्स टू G √J+1, इस तरह से फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक में आता है, इसलिए हम इसकी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। डी ब्लॉक में ये दोनों आएंगे, डी में। अब बात आता है कि कब हम इनको जोड़ें और कब ये बस रहेगा, ये मतलब ये स्पिन ओनली कब रहेगा और कब हम ऑर्बिटल जोड़ेंगे। तो एक ट्रिकी वे देता हूँ, याद रखना, ट्रिकी वे। आप क्या करना, इलेक्ट्रॉन भर देना, और अगर T2 बोलो या T2G बोलो, इसमें असममित इलेक्ट्रॉन भरा हो, असममित इलेक्ट्रॉन भरा हो, तो दोनों कंट्रीब्यूशन आएगा, और नहीं हो तो यहाँ असममित का मतलब क्या, जैसे T2 मतलब 3 बॉक्स, ये असममित है। T2 मतलब 2 बॉक्स, ये सममित है। यहाँ देखो, और बोलूँगा T2 यहाँ, सॉरी 3 बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉक्स में मान लो तीनों इलेक्ट्रॉन बोलो, तो ये इधर नहीं आएगा। ये हो तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ रही बात, कि तीनों में अगर बराबर खाली है या बराबर भरा है तो वो इधर के केस में आ जाएगा। और तीनों में अगर असममित, असमान रूप से भरा है, ये जैसे 1 भरा 2 खाली है, 2 भरा 1 खाली है ना, असमान कैसे भी हो, असमान, T2 वाले सेट बस को देखना है, तो फिर उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और जब तीनों बराबर भरा है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है बात। और ज़्यादातर कई बार
यहाँ 3D फॉर्मूला 3D में इसको यूज़ करते हैं, 3D सीरीज स्कैंडियम से लेके जीन तक इसको आप मूंद के यूज़ करो चलता है। लेकिन 4D और 5D में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, उस समय हमको ये चुनना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूँ भाई, ये बहुत सारा हो गया कि चुंबकीय आघूर्ण में समझिए कि किसी भी संकुल के चुंबकीय आघूर्ण को निकालने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें से जब एलएस कपलिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, जो भारी तत्वों में होता है, वो ए ब्लॉक का है, तो ए ब्लॉक का फॉर्मूला इस तरह से दे दिए। फिर उसके बाद देखिए कि हमने 2 फॉर्मूला और बनाए हैं, एक केवल चक्रण सूत्र और एक है स्पिन प्लस ऑर्बिटल, स्पिन प्लस ऑर्बिटल। तो इस समय देखिए केवल चक्रण सूत्र जब हम बात करते हैं तो ये फॉर्मूला देते हैं। ये कब आता है, ये 3D सीरीज के एलिमेंट में आप बेझिझक लगा लेना, वहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है कि नहीं ये मत देखना तो भी चलेगा। और बाकी में 4D और 5D हो जाए तो इसको लगा सकते हैं, बशर्ते T2G अनसिमेट्रिकली भरा होना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखेंगे इसको। ये थोड़ा सा जब कंपटीशन में बढ़ते हैं ना, बेसिक लेवल का कोई भी कंपटीशन एग्जाम करोगे तो ये पूछा जाता है कि किसमें कक्षक योगदान है, किसमें कक्षा के योगदान, ये कक्षा के योगदान है ये वाला भाग, तो कक्षा के योगदान उसमें है जहाँ T2G असममित रूप से भरा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला। कक्षा के योगदान मतलब ये वाला फॉर्मूला, और केवल चक्रण सूत्र मतलब ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको करना है। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं का, जैसे इसी में हम एग्जाम्पल दिखाने का ध्यान देना। ध्यान दें, जैसे अगर केवल चक्रण फॉर्मूला सूत्र वही यूज करना ज़्यादातर, n=1 हो और हम स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, √n+2 ऐसा, तो पहले इसका यूज बता देता हूँ। n=1 हो तो क्या करेंगे, 1 1+2 1+2 मतलब 3 √3 1.732, है ना। n=1 की जगह 2 हो तो 2 2 4 2 8 √8, और इसका हो जाएगा है 2.83 समथिंग। n=3 हो तो इस फॉर्मूला करोगे 3 2 5 5 3 15 √15, ये 3.87 समथिंग कुछ आएगा। n=8 9 हो सकता है, इसको देख लेना आप लोग। n=4 हो तो 4 2 6 6 6 24 √24, ये हो जाएगा 4.9 ऐसा। और n=5 हो तो अंडर क्या हो जाता है, 5 2 7 7 5 35 35 35, ये 35 में हो जाएगा 4.91। ये जब स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज करोगे तो डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के याद करके रख सकते हो, ताकि समझ में आते रहे कब क्या होगा। ठीक है, जैसे आपको पूछा गया, सपोज आयरन में पूछा गया, आयरन 2+ में क्या होगा, तो 2+ कुछ नहीं दिया तो क्या होगा, वीक फील्ड। कुछ नहीं दिया तो हम लोग वीक फील्ड लेंगे, और वीक फील्ड लेंगे तो कैसे लेंगे, अच्छा ये भी बताना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल ऐसा, या फिर इसको ऐसा ना पूछ के मैं डायरेक्ट रुक जाऊँ, मैं ऐसे लेता हूँ। हमको दिया गया कि Fe F6 3- में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो 3D सीरीज है तो इसलिए सीधा सीधा क्या ले लो, μs स्पिन ओनली, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा भाई, 6 - 3 + 3, और आयरन +3 का क्या होता है, 3d5 होता है। ठीक है, आयरन +3 का क्या होता है, 3d5। अब 3d5 में आप भर दीजिए, 3d5 ऐसा भराता है 1 2, अच्छा फील्ड देख लो, वीक फील्ड है। वीक फील्ड कैसे पता चला, यहाँ मैं सब तरीका बता चुका हूँ कि आयरन वीक, फ्लोरीन वीक लिगेंड है, इसलिए ऐसा। ये CFE से नहीं निकालना है हमको, चुंबकीय आघूर्ण निकाला, तो यहाँ स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज करूँगा। n=5 दिख रहा है, तो 5 के लिए देखो वैल्यू है 4.9, तो μ = 4.91 समथिंग, और ये बोल मैंने टॉप, ऐसे आपको निकालना। ठीक है, आ रहा है समझ में।
अभी आप लोग इसी बस फॉर्मूला को यूज़ करो। अभी आगे जो ऑर्बिटल कपलिंग है ना, वो कपलिंग है या नहीं है, बस इतना ही पहचानेंगे। जैसे पूछा, किसी ने सवाल पूछा कि किसमें निम्न में से किसमें कक्षक योगदान है, निम्न में से किसमें कक्षक योगदान है। जैसे पूछा, अब मुझे दिया, ध्यान देना, एक ही इसी को ले लेता हूँ, एक ही F6 3 माइनस एक लिया और एक लिया COCl4 2 माइनस, एक टेट्राहेड्रल ले लिया। हाँ, यहाँ देखते हैं आप, तो आयरन का +3 था और +3 में 3d5 है, और हम लोग यहाँ पता लगाए थे वीक फील्ड है। तो वीक फील्ड में जब हम भरते हैं तो कैसे भराता है, 1 2, यहाँ से एक, यहाँ 1 2 3 हो गया, 4 5। अब देखिए T2G को, ये है ना T2G क्या है, बराबर भरा है, मतलब कक्षक योगदान नहीं है। यहाँ कक्षक योगदान नहीं है, जिसमें बराबर भरा होता है, सम्मित होता है, उसमें नहीं होता। यहाँ पर स्पिन ओनली फॉर्मूला से काम चलेगा। जिसने किसी ने ऐसा दे दिया, x -2 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 4 - 2 +2 को 1 + 7 +2 में D7 कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर D7 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ से देखो, ये और याद रखना, ये टेट्राहेड्रल है, 4 है, ठीक है। और यहाँ से 2 बॉक्स नीचे रहेगा, 3 बॉक्स ऊपर रहेगा, T2 ऊपर आता है। भरिए तो जरा 1 2 3 4 5 6 7, फिर से बराबर हो गया, फिर से बराबर हो गया, तो कोई भी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, यहाँ कक्षक योगदान नहीं है। समझ पा रहे हैं कि जिसमें बराबर योगदान है या बराबर भरा हुआ है, वहाँ पर कक्षक योगदान नहीं होता। एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं, प्रबल क्षेत्र लेते हैं, तब को समझ में आएगा, ठीक है भाई। जैसे Cu नहीं, कोई और लेता हूँ, क्रोमियम ले लीजिए, क्रोमियम H2O 4 6 2+, ऐसा को लेते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, D3D4 होगा क्या, 6 होता है। तो अब यहाँ से 3D4 है, वीक फील्ड दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, तो भरिए तो जरा 1 2 3 4, अभी भी क्या है, अभी भी यहाँ पर ये बराबर भरा है, कक्षक योगदान नहीं है। आप और ले लेना, जिसमें ये बराबर नहीं भरा होगा, ये वाला भाग, तीन सेट वाला, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, 3 सेट वाला भाग बराबर नहीं भरा होगा, तो वो कक्षक योगदान देगा। अभी सब में स्पिन वाला फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण की गणना में सेफ्टी का मदद काफ़ी है। सेफ्टी ने बताया कि कक्षक योगदान कब होगा कब नहीं होगा। सेफ्टी ने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन को भरने के बाद उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड किया जा सकता है। ब्यूटी इस संबंध में बात नहीं करता। तो इतना एप्लीकेशन आप रखिए, 3 एप्लीकेशन काफ़ी है। अब हम क्या बात करते हैं नेक्स्ट में कि सेफ्टी की कमियां क्या है, क्या इस थ्योरी की भी कुछ कमी थी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। थ्योरी क्योंकि खत्म हो चुका है। देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कुछ कमियां थी। जैसे पहला कमी देखिए, यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच के मेटल एंड लिगेंड के बीच बॉन्ड को आयनिक बोला गया। किसके अकॉर्डिंग टू CFT, है ना। CFT ने क्या बोला, मेटल लिगेंड के बीच आयनिक है, बट इट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। हिंदी में मैं शब्दों बोल दूं कि धातु और लिगेंड के बीच के बंध को सेफ्टी ने आयनिक कहा, जो पूर्णतः गलत है, क्योंकि वो आयनिक नहीं होता। आयनिक का कोई प्रमाण नहीं मिला बाद में, केवल और केवल सहसंयोजक का प्रमाण मिला। एक आध केस में हम सहसंयोजक, देखो प्रमाण क्या मिला, सहसंयोजक का मिला, सहसंयोजक का मिला विद कुछ आयनिक कैरेक्टर, लेकिन ओवरऑल सहसंयोजक है, ओवरऑल कोवेलेंट है और उसमें कुछ आयनिक गुण पाए गए, बस इतना ही, ठीक है। दूसरा देखो, कमी होगी। आप सेफ्टी जब भी पढ़े, आपने डी कक्षक को कंसिडर किया गया है। डी कक्षक, डी ऑर्बिटल का को रोल हमेशा
में लिया गया है, डी कक्षक को रोल में लिया गया है, इसी का विपाटन, इसी में इलेक्ट्रॉन बनना, इसी का वीक फील्ड, इसी का स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसी का मैग्नेटिक मोमेंट, सब चीज़ में इसी का रोल है, रंग में भी इसी का रोल, तो इसको ही फोकस किया गया। बंधन में भी इसी का रोल, और एस और पी एक्स पी वाई पी जेड कक्षक को इग्नोर किया गया है, इसको इग्नोर किया गया है। तो दूसरी कमी क्या है कि सेफ्टी में केवल डी कक्षक का योगदान पूरी तरह लिया गया सभी प्रकार के व्याख्या में, इसमें एस पी और कक्षकों के योगदान को निग्लेक्ट कर दिया गया है ना, नगण्य मान लिया गया, जो गलत है, कुछ तो असर पड़ना चाहिए। तो ये दूसरी कमी हो गई, शब्दों में लिख लेना भाई, मैं सुन के मैं जो बोल रहा हूँ। तीसरी कमी याद रखना, तीसरी कमी में था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, हालांकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, वो सही है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं गलत है ये नहीं बोल रहा हूँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक्सप्लेनेशन का कमी था कि जैसे कुछ लिगेंड है H2O OH माइनस से स्ट्रॉन्ग है ना, ये स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, हालांकि ये दोनों भी के कैटेगरी में आता है, पीछे आता है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू इसके, कारण समझ में नहीं आया। होना क्या चाहिए था इसको, मतलब लॉजिकली सोचोगे तो, लेकिन हो गया ये। अब उसका पीछे का कारण समझ में इसका नहीं आया है, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में कुछ लिगेंड के क्रम असंगत है या तर्कसंगत नहीं है, ऐसा लिख देता, लॉजिकल नहीं है, ठीक। तो ये 3 कमी आप लिख ले रहो, इतना काफ़ी है। अब और भी है तो और भी लिख सकते हैं, बुक देख लेना, बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ और आ जाए, तो और भी लिख सकते हैं, है ना। वो कलर वाला केमनोफोर के कलर का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, वो भी लिख सकते हैं कि पूर्णतः D0 कॉम्प्लेक्स के कलर को नहीं समझा पाता, लिख देता हूँ केमनोफोर और K2Cr2O7 जैसे संकुल के कलर को नहीं समझाता, जैसे संकुल के रंग को नहीं समझा पाया, तो ये कुछ कमियां हो गई, ठीक है। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है, अब उसके सेकंड पार्ट है उस पर बढ़ेंगे, तो पहले अच्छे से नोट करिए, ये एक कंप्लीट सेगमेंट खत्म हो चुका है। आज इतना।